हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक में। आज टॉपिक है वैदिक सभ्यता, क्योंकि हम पिछले लगभग 4-5 क्लास में हड़प्पा सभ्यता अच्छे से या डिटेल में कवर किया है। अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं क्लियर हो गया होगा। आप उस पर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, तो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से रहेगा जितना पढ़ाया गया है। आज हम एक नए टॉपिक में एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे। उसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का बेसिकली मतलब है, इसका नाम वेद पर ही रखा गया है। वेद यानी इस काल में वेदों की रचना हुई और इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो वैदिक सभ्यता रखा गया या वेद की सभ्यता रखा गया। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है जनरली माना जाता है 1500 BC से 600 BC के बीच। और अगर आपको टाइम पीरियड में कोई कन्फ्यूजन है तो आपको इस हिसाब से समझना चाहिए कि मान लेते हैं कि अगर अभी के हिसाब से देखें तो वैदिक सभ्यता कितना टाइम हो चुका है, वैदिक सभ्यता जो आए हुए हैं वो कितना टाइम हो चुका है। तो अगर हम ईसा मसीह का जो टाइम है, जो ईसा मसीह का डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम 0 मानते हैं, है ना। तो 0 से अभी 2022 चल रहा है, 2022 ख़त्म हो गया तो 2022 साल तो हो गया। और दूसरा है ये 1500, यानी कि इधर हो गया BC और इसको हम बोलते हैं AD, है ना। तो ये 1500। तो अब जो टोटल टाइमिंग है वो कितना हो जाएगा, 1500 और 2200, तो कितना हो गया 2 5 3, यानी 3522 साल पहले का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। या ये बोलो कि पहले 3500 से ज़्यादा जो टाइम है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है और उसी समय जो है वो वेदों की रचना हुई है और वही वेद के बारे में हमें पढ़ना है या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ें हैं ये है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट है। एक बोलते हैं पूर्व वैदिक काल और एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड है ये लगभग है 1500 से 1000 BC और ये लगभग है 1000 BC से आपको है लगभग 600 BC, है ना। ये है। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा, पूर्व वैदिक काल पे रहेगा, है ना। इसलिए हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझने का मतलब ये है कि वैदिक का मतलब क्या है। वैदिक का मतलब क्या है, जो हम वैदिक शब्द बोले हैं, वैदिक शब्द का क्या अर्थ है। वैदिक का मतलब है वेद, वेद, है ना। वैदिक का मतलब है वेद। जो हमारा जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो सारे जो वेद है उसी के बारे में हम बोलते हैं वेद, है ना। ये जो वेद है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यानी यदि आपके पास वेद के बारे में जानकारी है तो आपके पास ज्ञान है। अब ज्ञान कौन सा ज्ञान है ना। ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं। ज्ञान का मतलब यहाँ पे है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। पुनर्जन्म क्या होता है, ईश्वर है तो किस हिसाब से है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है ना, मोक्ष क्या है। तो ये जो सारा बातें हैं ये जो है वो वेद में लिखा हुआ है और इसी के बारे में हमें क्या है, यहीं से जानकारी मिलती है ना, वेद से। इसका मतलब है ज्ञान, और ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक भी है और एक आध्यात्मिक का मतलब है नैतिकता, नैतिक, मोरल। मोरल का यहाँ मतलब है कि जो मोरलिटी है, जैसे बड़ों को आज्ञा का पालन करना चाहिए,
माता पिता का सेवा करना चाहिए, किसी का चीज़ को चुराना नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो सारा चीज़ है वो नैतिकता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये जो सारा जो चीज़ें है इसको बोलते हैं नैतिकता, है ना। आप नैतिक कितना है, अनैतिक कितना है, तो ये भी डिपेंड करता है। ये भी जो सारी बातें हैं वो जो है वो वैदिक शब्द में वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो वेद है इसके निर्माता कौन है? निर्माता कौन है, इसको कौन बनाया है ना, है ना। इसको कौन बनाया है? तो माना जाता है जो इसको मानने वाले जो लोग हैं निर्माता हैं वो है आर्य। आर्य, और आर्य एक है संस्कृत शब्द, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। निर्माता कौन है? वो आर्य है। और आर्य जो है वो एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत में लिखा हुआ शब्द है, उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अब ये जो आर्य आए, श्रेष्ठ जो आए या जो श्रेष्ठ हुए, ये किस चीज़ में श्रेष्ठ है? अगर तुम्हें कोई बोले कि ये आदमी श्रेष्ठ है, ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, तो किस सेंस में आप बात करेंगे? किस चीज़ में अच्छा है? बोलने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, अच्छा बोलता है, अच्छा इंग्लिश बोलता है, अच्छा हिंदी बोलता है, अच्छा गाना गाता है ना। किसी चीज़ में तो अच्छा है, सुंदर है ना। तो बहुत सारा फैक्टर होता है कि अच्छा है, तो अच्छा किस चीज़ में है ना। तो ये जो श्रेष्ठ है ये है भाषा के सेंस में, लैंग्वेज के सेंस, लैंग्वेज यानी इसका क्या मतलब है कि ये जो भाषा बोलता है वो जो और अदर लोग भाषा बोलते हैं उस भाषा से अलग है, और इसका भाषा ज़्यादा अच्छा है। श्रेष्ठ का मतलब ये, अगर अभी इसके सेंस में हम बात करें से इंडिया में, तो इंडिया में जो है ज़्यादातर जो उत्तर पूर्वी जो भारत के जो लोग हैं जो हिंदी भाषी है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, दिल्ली में भी बहुत जगह बोला जाता है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तो ये जो सारा जो जगह है वो है हिंदी भाषी लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे कोई इंग्लिश बोले तो माना जाता है कि क्यों, वाह क्या गजब बोला है, तो उस हिसाब से जो है वो श्रेष्ठ है ना। तो कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। उसी टाइप से जो आर्य की जो भाषा है, आर्य की भाषा जो संस्कृत से है, वो जो है वो क्या है, वो लैंग्वेज के बेस पर बेहतर है, इसलिए इसको हम मानते हैं कि एक उत्तम व्यक्ति है, या इसका जो है ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है ये आर्य है कौन, या ये आए कौन, ये आए कहाँ से, है ना। यानी ये जो आर्य है वो आर्य आए कहाँ से, है ना। ये आर्य, ये जो आर्य है आर्य क्या इंडियन ही है कि मूल निवासी है कि बाहर के लोग हैं, है ना। यहाँ पे दोनों बात समझना है कि मूल निवासी है या विदेशी है, जो बाहर के लोग हैं, है ना। तो यहाँ जो मानने वाले जो लोग हैं वो ये है कि ये मानते हैं कि मूल निवासी नहीं है, और लगभग सभी लोग मानते हैं कि ये भारतीय नहीं है, और ये क्या है, ये विदेशी है, बाहर से आए, है ना। तो बाहर से आए तो कहाँ से आए, सवाल ये है ना। तो कुछ लोगों को इसमें मतभेद है कि ये जो आर्य है बाहर से तो आए, लेकिन बाहर से कहाँ से आए, मूल निवासी कहाँ के हैं। तो हम इसको यही बात करें कि मूल निवासी। अब इसमें से बहुत सारे लोग का मानना है कि एक मैक्स मूलर नाम के एक लोग हैं, है ना, ये मानते हैं कि ये आए सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया का मतलब है कि मंगोलिया, है ना, चाइना का जो ऊपर वाला हिस्सा है, रसिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, तो ये जो एरिया है उसी एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रल वाला हिस्सा है। तो उस वहाँ से आए, ऐसा मानते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हिमालय है और ये है मान लेते हैं सेंट्रल एशिया, तो यहाँ से क्योंकि ये सीधा
अगर यहाँ से आए तो ये सीधे आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे तिब्बत है ना, ये हिमालय है ना। यहाँ पे अगर आप चाइना की तरफ देखेंगे तो यहीं पर है चीन की दीवार, ये बॉल बनाया हुआ है ना, बहुत पहले ही उसी समय से ये चीन की दीवार है, तो ये इधर भी नहीं जा सकते। तो ये जो लोग हैं आर्य लोग, यहाँ से होते हुए है ना ऐसे करके प्रवेश हुए, यानी ईरान और इराक होते हुए है ना, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होते हुए वो भारत में प्रवेश करते हैं। ये जो सिंधु वाला जो एरिया है उसमें आते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें इनका मैक्समुलर का मानना है, और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो आर्य आए वो सेंट्रल एशिया से आए, और ये सेंट्रल एशिया में से होते हुए ये जो मिडलिस्ट होते हुए वो इंडिया में प्रवेश किए, है ना। यही चीज़ें मानते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों का मानना एक है डॉक्टर संपूर्णानंद। एक डॉक्टर संपूर्णानंद है, ये मानते हैं कि एक एल्प्स पर्वत से आए, यानी एल्प्स पर्वत के आसपास रहने वाले जनजाति है। एल्प्स पर्वत कहाँ है, आप देखेंगे कि एल्प्स पर्वत ये है। एल्प्स पर्वत दो भागों में बांटता है, किसको, ये साइड है एशिया और ये है यूरोप, यानी इसको हम बोल सकते हैं यूरेशिया, है ना। यानी एशिया का भी कुछ पार्ट है, यूरोप का भी, और ये जनरली एशिया में कहाँ से है, ये रसिया वाला जो पार्ट है ना, जो रूस वाला पार्ट है वो वाला। तो ये जो एल्प्स पर्वत है यहीं से आए, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना, ये किनका मानना है, ये संपूर्णानंद को मानना है। तीसरा जो हमारे मानने नाम फेमस भी है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, और इससे ये मानते हैं कि आर्कटिक से। आर्कटिक कहाँ है, आप मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर है ना, 90 डिग्री जो अक्षांश है उसी के आसपास है। जो पोल है ना, जो उत्तरी पोल है आर्कटिक का, है ना, उत्तर पूर्व वाला, तो उसी को ये मानते हैं। और चौथे जो लोग हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती मानते हैं कि ये तिब्बत से आए। तिब्बत कहाँ है, तिब्बत ये है ना, ये अगर हिमालय है और ये वाला जो एरिया है वो तिब्बत है, और अभी जो कंट्रोल है वो किसके पास है, वो चाइना के पास है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो दलाई लामा यहीं से आते हैं तिब्बत से, जिसको चाइना ने भगा दिया है ना। या चाइना मानता है कि जो तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर अलग गवर्नमेंट रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये तो अलग मुद्दा हो जाता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझना है कि आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना है कि जो मूल निवासी ये है, ज़्यादातर लोगों को मानना है कि सेंट्रल एशिया से ही आया है ना, मैक्स मुलर का। यानी मैक्स मुलर का ही थ्योरी सबसे प्रमाणिक माना जा रहा है। हम आगे भी साक्ष्य देंगे कि ये जानकारी का स्रोत कहाँ से मिला है ना। तो इसलिए है कि ये भी है कुछ चीज़ें, या इसको आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती, क्योंकि एक इंडियन है तो इसलिए यहाँ से सवाल पूछने का जो संभावना है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो आए सेंट्रल एशिया से, या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का स्रोत कहाँ से है, जानकारी के स्रोत, यानी जानकारी कहाँ से मिलती है। हम पहले भी बात की कि जानकारी दो टाइप से है, एक तो होता है पुरातात्विक जो खुदाई से हमें मिलता है, और दूसरा होता है साहित्यिक जो हमें कहीं कोई साहित्य में लिखा हुआ है, कोई बुक में लिखा है, उसी को पढ़ के हम क्या करते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और वही चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ जो हम पहले जो देखें, अब से पहले चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, तो जितना भी हम पढ़े उसमें हम ये पढ़े कि ज़्यादातर चीज़ें लिखा हुआ नहीं है ना। हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में सारा चीज़ें फिगर में है, लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ भी है तो बहुत कम है, क्योंकि लिपि का उतना अच्छे से विकास नहीं हुआ था। तो अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम जनरली ये मानते हैं कि जो चीज़ें वहाँ खुदाई से मिला है, जो पुरातात्विक जो विभाग जो वहाँ से निकालता है, उसी के अनुसार एनालिसिस करके हम पढ़ते हैं।
है ना। तो इसी हिसाब से हम करते हैं कि दो टाइप होता है, एक होता है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ जो साहित्य जो स्रोत है वो दोनों है, पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है। हम पहले भी बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर होता जाएगा और हिस्ट्री और अच्छे से समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारा चीज़ लिखा हुआ है तो बुक पढ़ के चीज़ें आसानी से, है ना, समझ में आता है ना। ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ निकला और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया, कोई मतलब कुछ और निकल गया, ऐसा भी होता है। तो ये भी आपको समझना है कि ये जो पुरातात्विक जो है दोनों टाइप से मिला है, एक पुरातात्विक भी है और दूसरा साहित्यिक भी है। अगर हम पुरातात्विक की बात करें, एक अभिलेख है सेंट्रल एशिया में जिसका नाम है बोगा जकोई अभिलेख, और ये कहाँ है, ये है सेंट्रल एशिया में, वही सेंट्रल एशिया जहाँ से आर्य आए, और ये लगभग 1400 BC के आसपास। अब टाइमिंग भी देख सकते हैं कि यही टाइमिंग है वो, है ना, इसी के बीच वो आ रहा है। तो ये जो 1400 BC के आसपास मिला, और इसमें ये मिला कि जो उस समय भगवान का पूजा होता था, जिस देवता का पूजा इंडिया में हो रहा था, उसी देवता का जो है साक्ष्य जो है खुदाई से उसी देवता की मूर्ति इस अभिलेख में मिला है या इस अभिलेख में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो लोग ही यहाँ आए तभी तो वही देवता उस समय मिला जो देवता इंडिया में अभी मिल रहा है। अभी का मतलब है वैदिक सभ्यता के टाइम में। तो क्या हुआ कि वही लोग यहाँ आए, पहले वो वहाँ पूजा करते थे, अब ये अब आके इंडिया में पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा माना गया। इसलिए इसमें जो देवता मिला है उसमें मिले हैं जो देवता है वो देवता है इंद्र, है ना, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और एक नसत्य, यानी ये 4 देवता मिले हैं, है ना। जो है वो बोगा जो कोई अभिलेख है, ये खूब सवाल पूछता है कि ये कहाँ है, और ये सेंट्रल एशिया में है, और यहाँ पे किस देवता का जो है वो खुदाई से मिला है, तो मिला है इंद्र का, वरुण का, है ना, मित्र का और नासत्य का। तो ये है इसका पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें पता चलता है कि जो आ रहे हैं वो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है ये साहित्यिक जो स्रोत है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेद। वेद है। अब वेद टोटल है 4। कौन कौन है? एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, एक है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये है, ये 4 वेद है। ये जो 3 की जो रचना है, सिर्फ इसकी रचना हुई है पूर्व वैदिक काल में, और इसकी जो रचना है ये तीनों की उत्तर वैदिक काल में। यानी इसका मतलब है कि इसकी जो रचना है वो है लगभग 1500 से 1000 BC के बीच, और ये जो है 1000 से ये है 600 BC के बीच। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पहला जो है वो ऋग्वेद है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य पूर्व वैदिक काल के लिए है वो सिर्फ ऋग्वेद है, क्योंकि ये वेद की तो रचना हो ही नहीं चुकी थी क्या, पूर्व वैदिक काल में। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता करना जरूरी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के बारे में।
आपको पता है कि जो पहले जो वेद के अंदर जो है वो रहता था मंत्र, यानी अगर ऋग्वेद से पहले जो लोग रहते थे, यानी ऋग्वेद जब लिखा हुआ नहीं गया था, ध्यान दीजिए, उस समय लोग जो मंत्र है या जो बोले जो उच्चारण है, जो वेदों का जो पाठ है वो आद करते थे, है ना। वो क्या था, लिखा हुआ नहीं था, वो आद रखते थे, है ना। ये चीज़ें हमको आद है तो हम इसको बता दें, ये चीज़ें उसको बता दिया, उसी टाइप से क्या था, सब जगह फैला हुआ था। इसका क्या मतलब है कि इस हिसाब से याद किया हुआ था कि लोगों को जो है रटने में दिक्कत नहीं। ये जो ऋग्वेद है उसमें चीज़ें लिखा गया, वही जो वेद है जो लोग बोलते थे, जो आद था, उसी चीज़ को लिखा गया, और उसी चीज़ को जो संकलन जो करते हैं, जो मंत्र जो लिखा गया, उस मंत्र को जो संकलन करता है वो है वेद व्यास। ठीक है, यानी वेद व्यास ने क्या किए कि जो सारा जो मंत्र है जो लोगों को आद था उस चीज़ को एक बुक में लिख दिया, और वो बुक का क्या नाम है, ऋग्वेद, है ना। उस बुक का नाम है ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में इन्होंने 10 चैप्टर बनाए, इसी को बोलते हैं 10 मंडल, यानी 10 चैप्टर बनाए। और 10 चैप्टर में टोटल जो मंत्र है, यानी जो टोटल जो मंत्र है उसको ये बोलते थे सूक्त, यानी 1028 है ना। तो ये चीज़ें भी है, यानी 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर ये बना है। 10 चैप्टर का मतलब है कि शुरू से अंत तक, 1 से लेकर 10 तक। ऐसा माना जाता है कि ये जो 10 चैप्टर बनाए, जो फर्स्ट और 10वां चैप्टर जो है, प्रथम और 10वां, ये सबसे बाद में जोड़ा गया। अब आप समझिए कि ये जो चैप्टर है, शुरू में जो चैप्टर जोड़ा गया, उसके बाद 2 से 7 तक ही शुरू में जोड़ा गया था। ठीक है, 2 से 7 शुरू में जो चैप्टर इन्होंने लिखा है, या शुरू में जो चैप्टर लिखा गया वो 2 से 7 ही लिखा गया था। लेकिन बाद में फिर 8 और 9, फिर उसके बाद यानी सबसे बाद फर्स्ट और 10वां जो है वो सबसे बाद जोड़ा गया। यानी ये सवाल पूछता है कि सबसे नया जो चैप्टर जोड़ा गया, यानी सबसे जो बाद में जो मंडल जोड़ा गया, या सबसे नया जो मंडल है वो कौन सा है, तो वो है सबसे नया। और सबसे पुराना कौन सा मंडल है, तो ये है ना, सबसे पुराना। तो आपको ये भी समझना है ना। तो यही सवाल है कि सबसे बाद में जोड़ा गया। अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किस मंडल में क्या चीज़ें लिखा हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहले सभी मंडल के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ ही मंडल के बारे में पढ़ना है। पहला है वो है 3rd मंडल। 3rd मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना ऐसा माना जाता है विश्वामित्र। ध्यान ये रखना है कि विश्वामित्र एक पुरोहित है। पुरोहित का मतलब है कि यह भी समझना है कि ब्राह्मण है। और विश्वामित्र जब आर्य आए तो बहुत सारे जो पुरोहित हैं उनसे जुड़े, और उस पुरोहित से ऐसा पूछा गया कि जो यहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी लोग का मतलब क्या हुआ, एक तो आर्य है, आर्य बाहर से आए, और एक है अनार्य। ठीक है, तो अगर आर्य जब आए तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग ऐसा है कि इंटरेस्ट में इन्हीं का वेट कर कि अच्छा आप आ गए, बहुत अच्छा आप आए, हम धन्य हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो जब ये आए तो इनके साथ कुछ क्या हुआ, टकराव भी हुआ होगा। जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेज पहले बहुत सारा युद्ध किए तब एस्टेब्लिश हुआ। सेम वही प्रोसेस है कि जब आर्य आए तो सिर्फ इनसे टकराव हुआ, और आर्य आए तो बाहर से कितने लोग आ सकते हैं, अब इनसे तो ज़्यादा होंगे नहीं। तो आर्य ने एक प्रोसेस किया। जैसे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने क्या किया कि मशीनरी आए, मिशनरी जो ईसाई धर्म का प्रचार ईसाई लोग मानने लगे, कि मनवाने लगे। तो बहुत सारा आदिवासी लोग को भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट भी किया गया, है ना। तो वही टाइप से ये जो आर्य है
ये अनार्य लोगों को आर्य बनाना चाहते थे। उसी में से ये विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोसेस किए होंगे, उनमें से एक है वो है गायत्री मंत्र। ठीक है। दूसरा है सातवां मंडल, इसको मैं बोलते हैं 10 राजयुद्ध। अब जब आर्य आए तो बहुत सारे कबीला में थे, जनजाति टाइप के, है ना। यहाँ लोकल भी थे और जो बाहर से भी आए, जिससे सेम वही बात है। अंग्रेज के साथ क्या है, डेनिश आए, पुर्तगालीज आए, फ्रांसीसी आए, वो लोग आपस में भी टकराए, है ना। तो आपस में भी टकरा के एक लास्ट में कौन बचा, वो बचे अंग्रेज, और अंग्रेज ही पूरे भारत पर शासन किया। सेम उसी बात है कि आपस में तो टकरा ही रहे थे, है ना। हैदराबाद के निज़ाम टकराते, मराठा टकरा रहा था आपस में, है ना, हैदराबाद। तो ये सब जो सारा चीज़ें जो टकरा रहे थे, बाहर के लोग भी टकरा रहे, अंदर के लोग भी टकरा रहे हैं। तो उसी टाइप से उस समय था, आर्य भी आपस में टकरा रहे हैं और आर्य से अनार्य भी टकरा रहे हैं, अनार्य से अनार्य भी टकरा रहे हैं। तो उस समय जो है, जो सिस्टम है वो ग्रामीण सिस्टम है। ग्रामीण सिस्टम का मतलब है, हम आगे बढ़ेंगे भी, कि ये जो ग्रामीण जो सभ्यता है, तो ग्रामीण में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं था, है ना। हम सामाजिक स्थिति भी पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या करते थे, आपस में ये लोग लड़ते रहते थे, है ना। उसमें से एक राज, इसी में से सबका अपना अपना एक राजा होता था, है ना। सब जो कबीला है उसमें एक अपना अपना राजा होता था। और मान लो इसका एक राजा है, इसका और इसका राजा है, और ये आपस में टकरा रहे हैं। और इसी में एक राजा का नाम था, उसका नाम है सुदास नामक राजा है। और ये जो सुदास नामक राजा ने इसी टाइप से 10 राजाओं को हराया था, है ना। ये जो 10 राजा हैं उसको हराया, और इसी के लिए नाम रखा 10 राजयुद्ध, है ना। तो ये जो राजा है इसका नाम है सुदास, है ना। और ये कहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, इसको बोलते हैं रावी नदी। रावी नदी आपको पता है सिंधु की सहायक नदी है ना। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो 6 नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है ना। तो इसी को उस समय का जो पुराना नाम है, इसका नाम है पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी यानी ये जो है 7वां मंडल। और समझ गए बात, कि आपस में टकराते थे क्योंकि अपना अपना सुपरमेसी जो है, अपना अपना जो सभ्यता है, अपना अपना जो एरिया है, अपना अपना क्षेत्रफल है, या अपना अपना साम्राज्य है, उसको बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ये झगड़ा होता था। ठीक है, ये आपका हो गया। तीसरा है नौवां मंडल। नौवां मंडल है सोम देवता को। सोम का मतलब है यहाँ पे वनस्पति से है, जो सोम रस होता है ना। सोम रस का मतलब यहाँ पे शराब है, सोम रस। अभी के लिए सोम रस जो वनस्पति से बनाया जाता था, पीने योग्य जो पदार्थ है, उसी को हम सोम रस बोलते थे। और इस समय जो है सोम देवता को पूजा जाता था या पिलाया जाता था। तो ये 9वां जो मंडल है वो यही है। और सबसे जो 10वां मंडल है, या इसको बोलते हैं लास्ट मंडल, या ये सबसे बाद में जोड़ा गया, उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। जो 10वां मंडल है वो है वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण व्यवस्था को जोड़ा। वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि जो है वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसको बांटा गया। क्यों बांटा गया और इसका क्या औचित्य है, हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये भी आपको समझना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक है शूद्र, है ना। तो ये 4 भाग में बांटा गया वर्ण को, यानी समाज को 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर। दूसरा है कि जब हम बात करेंगे, हम बात क्या कर रहे थे कि ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में। दूसरा है वो है सामवेद। अभी जो हम बात किए वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक बार रिवाइज कर लेते। उसमें जो है उसका जो संकलन करता थे वो वेद व्यास थे, क्योंकि पहले लोग आद रख के ही काम चलाते थे, है ना। उसमें से 10 मंडल है।
10 चैप्टर है ना, उसमें से जो है 1 से 1 और 10 जो है बाद में जोड़ा गया है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने किया। क्यों किया है? क्योंकि आर्य जो लोग हैं अनार्य को भी आर्य बनाना चाहते थे, ये है ना। उसके बाद हम 7वां मंडल के बारे में पढ़े, 10 राजयुद्ध था, है ना, आपस में लोग लड़ते थे। उसमें से एक सुदास नामक राजा था जो 10 राजाओं को हराया था, तो एक वो है। 9वां मंडल है जो सोम देवता का है, जो वनस्पति का जो देवता होते हैं उसी से जो पीने लोग पदार्थ बनाया जाता था उसी को हम बोलते हैं सोम रस, है ना। और एक है 10वां मंडल, वो वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद ये है संगीत से रिलेटेड है। संगीत की रचना यहीं से मानी जाती है ना, जो होता है ना संगीत का वेद। और ये जो 7 स्वर वाला है, 7 स्वर जो है यहीं से निकला। जो बहुत सारे लोग जब अपना संगीत सीखते हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सा रे गा मा पा धा। तो ये जो 7 स्वर है वो यहीं से मिला है। वो क्या है? म्यूजिक से रिलेटेड है सामवेद। तीसरा है अजुर्वेद। अजुर्वेद यज्ञ से, यानी यज्ञ में क्या चीज़ अनुष्ठान किया जाए, यानी यज्ञ में कैसे यज्ञ किया जाए, कौन सी विधि होना चाहिए, कैसे करके पूजा पाठ किया जाए, वो इसके बारे में जानकारी मिलता है अजुर्वेद में, यानी यज्ञ से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें। और चौथा है वो है अथर्ववेद, और ये है, इसको बोलते हैं अंधविश्वास, जादू टोना, किसी को नहीं होता बसकरण, इसको बोलते हैं बसीकरण। तो ये जो है ये चीज़ें इसमें लिखा हुआ अथर्ववेद में, है ना। तो ये बात आपको पता है। सामवेद क्या है? संगीत का। अजुर्वेद क्या है? यज्ञ से रिलेटेड जो अनुष्ठान किया जाता है वो है। और एक अथर्ववेद है वो अंधविश्वास, जादू टोना। तो ये जो सारी बातें हैं ये बातें बोले। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों में सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना गया है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है अथर्ववेद को, है ना। और इसी को बोला गया है ब्रह्मवेद, या इसको हम बोल सकते हैं श्रेष्ठ वेद। तो ये भी आपको समझना है, ब्रह्मवेद या इसको हम बोलते हैं श्रेष्ठ वेद। और सबसे बाद भी है, सबसे प्राचीन वेद भी यही, सबसे नया भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बाद लिखा गया। सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा? सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है, वो है कि कुछ लोग क्या होता है कि अब इसको मानने वाले या इसको गाने वाले भी लोग क्या थे? अलग अलग थे, है ना। तो ये भी आपको समझना है। यहाँ पे हम 2 चार्ट में बात करेंगे। वो क्या है कि जैसे एक वेद है और एक है अध्ययन करने वाले, इसको बोलते हैं अध्येता। और एक यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है? वो है, और ऋग्वेद से ही एक ग्रंथ की रचना हुई है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ये लगभग 800 से 600 BC के आसपास की ये रचना है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ये वेद से ही एक नया ग्रंथ बना है। ठीक है। जैसे अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद को अध्ययन करने वाले को क्या बोलते थे? होत्री, है ना। और ऋग्वेद से जो ब्राह्मण ग्रंथ बना है, जो ऋग्वेद से, उसको बोलते हैं ऐत्रेय। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है सामवेद। सामवेद है, इसका जो अध्ययन करने वाले जो हैं उसको बोलते हैं उद्गाता या उद्गाता, है ना। और यहाँ से जो चीज़ें लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ में तो बोलते हैं पंचविश। ठीक है। तीसरा है
वो है यजुर्वेद। और इसको जो अध्ययन करने वाले अध्यर्व, ये अध्याय व ये और ऊपर रेफ अध्यर्व है ना। और इसको जो करने वाले थे वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ से लिखा गया है। और चौथा है वो है अथर्ववेद है ना। इसको मानने वाले जो लोग हैं, इसको गाने वाले, इसका नाम ही रखा है ब्रह्मा है ना, जो हम पहले भी बात की, जो श्रेष्ठ है। और इसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण है ना। यानी सबसे अलग अलग जो चीज़ें हैं है ना। इसका क्या मतलब है कि ऋग्वेद से एक नया ब्राह्मण ग्रंथ लिखाया, उसका नाम है ऐत्रेय। सामवेद से एक नया ब्राह्मण ग्रंथ लिखाया पंचवेश, यानी बेस इसको बनाया लिखाया ये है ना, बेस इसको बनाया लिखाया ये। तो उसी टाइप से आपको चारों समझना है। ऐसा नहीं कि ये यहीं पे रुका है, क्योंकि समय के साथ जो चीज़ें हैं वो लिखता हुआ चला गया है ना। तो जैसे अगर शुरू में क्या था, अगर हम बात करें कि शुरू में क्या था, शुरू में थे वेद। पहले भी बात की, शुरू में क्या थे, शुरू में थे वेद, ठीक है। वेद के बाद क्या बनाया, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद है आरण्यक। आरण्यक वो थे कि जो जंगल में रह के जो ग्रंथ की रचना करते थे, यानी जंगल में रहते हुए जो है वो करते थे। और एक होता है लास्ट में है उपनिषद, और इसी को हम बोलते हैं वेदांत। और यही लोग मानते हैं जो हिंदू धर्म वाले जो लोग हैं, हिंदू धर्म, या इसको हम बोल सकते हैं सनातन धर्म। यानी वेद ये है और ये जो है हम लोग ये मानते हैं है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहे, और इसी फ्लो में ही याद रखना है, क्योंकि ये सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है। सवाल ये पर सबसे प्राचीन कौन है, सबसे नया कौन है, तो ये उपनिषद है या वेदांत है या हिंदू धर्म भी यही है और सनातन धर्म भी यही है। तो आज जो है मोटा मोटा चीज़ें जो है हम कर चुके हैं है ना, जो वैदिक सभ्यता से है। अब वैदिक सभ्यता का जो मेन पार्ट है, जैसे सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, इस पर हम बात आगे करेंगे ताकि बात आपको ज़्यादा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।